अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आना है तो आओ, मैं खुद अपनी जेब से टिकट देता हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म को एक बार फिर पेशकश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये साल बल्दियाती इंतखाबात का है, इलेक्शन हार जीत का नाम है, एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी, नवाज शरीफ के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आना है तो आओ, मैं खुद अपनी जेब से टिकट देता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म को एक बार फिर पेशकश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह साल बल्दियाती इंतखाबात का है, इलेक्शन हार जीत का नाम है, एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी। वज़ीर दाखिला का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ आता है, नहीं आता है, लाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। ये साल बल्दियाती इंतखाबात का है, देखें इलेक्शन जीत का नाम है, इलेक्शन हार का नाम है, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे इमरान खान के साथ मिलकर, और 23 मार्च की बजाय 30 मार्च कर लें, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जितनी हमारी कोर हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे GT रोड पर हैं। आप खुद खराब होंगे और मुझे भी मजबूर करेंगे कि कानून की अमल दरामद हो। महंगाई से परेशान अवाम से बिजली के बिलों में हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम की वसूली को मामूल बना लिया गया है। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। दौरान समाअत नेपरा हुकाम ने कहा कि बिजली की खपत में 400 से 500 मेगावाट इजाफा हुआ। CPPA हुकाम ने कहा कि मेरिट की खिलाफ वर्जी करने के फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा नहीं कर सकते। रिफाइनरीज कमर्शियल सिस्टम बेहतर करें, सिर्फ रिफाइनरियां चलाने का बोझ पावर सेक्टर नहीं उठा सकता। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि रिफाइनरीज को चलाने के लिए महंगी बिजली पैदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि रिफाइनरियां चलाने के लिए मुतबादिल जराए से बिजली पैदा ना करें। 6 अरब रुपए की साबका एडजस्टमेंट को तफसील से देखने के बाद फैसला देंगे। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त की मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 29 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, महंगाई से परेशान आवाम से बिजली के बिलों में हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम की वसूली को एक मामूल बना लिया गया है। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत बिजली की कीमत में 4.33 रुपये इजाफा कर रही है। बिजली के सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का ट्विटर पैगाम, कहा, गरीब आवाम को रिलीफ पैकेज देने के दावेदार आए दिन इन पर महंगाई का बम गिराते हैं, क्या सारिफीन महंगी LNG से बिजली पैदा करने के जिम्मेदार हैं? शहरी रहमान ने मजीद कहा कि तबाही सरकार ने 1 साल में बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपए से जायद इजाफा किया है। मुल्क में पहले ही माहाना महंगाई की शरह 11.5% हो गई। महंगाई से परेशान आवाम मजीद बोझ ना डाला जाए। साल 2021 बिजली सार्फिन के लिए भयानक साबित हुआ। बिजली की कीमत में 9 बार इजाफा किया गया। माहाना सहमाही एडजस्टमेंट, बुनियादी टैरिफ और सरचार्ज की मद में बिजली की कीमत में 23 रुपये 3 पैसे तक इजाफा हुआ। इस्लामाबाद से सौले अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। 2021 में अब तक बिजली की कीमत में 9 बार इजाफा किया गया, जबकि बिजली सारिफीन को 650 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। माहाना एडजस्टमेंट की मद में 12 रुपए 11 पैसे फी यूनिट, जबकि मजमूई तौर पर 23 रुपए 3 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई। फरवरी 2021 में बिजली की बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। अक्टूबर में सामाही एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपए 72 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। अक्टूबर 2021 में 1 रुपए 25 पैसे का सरचार्ज भी लगा। नवंबर 2021 में बिजली का बुनियादी टैरिफ 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट तक बढ़ा दिया गया।
जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट में 89, जबकि फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट में 64 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में ₹1.37 इजाफा किया गया। अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी की गई। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी की गई। अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली ₹4.74 फी यूनिट इजाफा किया गया। सोले अब्बासी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। तो दूसरी जानिब बन्नू की तहसील सोकड़ी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने मीरान शाह रोड पर धरना दे दिया। एहतजाज में तलबा भी शरीक हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक पूरे दिन में 1 घंटे बिजली आती है। सर्दियों में लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। पेशावर के नवाही इलाके गढ़ी कमरदीन के रहायशी गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने कोहाट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गैस और बिजली का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। पेशावर के नवाही इलाके गढ़ी कमरदीन के रहायशी गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने कोहाट रोड को ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गैस और बिजली का मसला हल किया जाए। रवा बरस भी मुल्क गैस के बहरान की लपेट में रहा। हुकूमत ने घरेलू और तिजारती सारिफीन के लिए सर्दियों में गैस के बजाय बिजली का मराती पैकेज भी दिया। इसके बावजूद गैस के सारिफीन को शदीद परेशानी का सामना है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे सोले अब्बासी। पाकिस्तान में कई बरसों से घरेलू और तिजारती सारिफीन को मौसम सरमा में गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी में कमी कर दी जाती है तो सनतों को भी गैस की बंदिश का सामना रहता है। रवां बरस भी कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल रही। माहिरीन का कहना है कि गैस बुरान की एक वजह तवील मुद्दती मंसूबा बंदी न होने के साथ साथ फौरी नोयत की फैसला साजी का फुकदान भी है। गैस का मिसमैनेजमेंट फिर एट पीक है। पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर हर हुकूमत जो है वो नए गैस के कनेक्शन देती है, लेकिन पीछे जो गैस की एक्सप्लोरेशन है वो उस तरह नहीं हो सकी। तो ये डोमेस्टिक गैस की एक्सप्लोरेशन भी नहीं बढ़ा सके, इनकी प्रोडक्शन डोमेस्टिक भी कम हुई है। इंटरनेशनली जो इंपोर्ट्स कर रहे थे वो उसको बेहतर मैनेज नहीं कर सके, वो इनका प्रॉब्लम है। तो इस दफ़ा वन ऑफ द वर्स्ट जो गैस क्राइसिस है वो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता 20 से 30 बरसों में गैस की तलब रसद के मुकाबले में बढ़ गई, जिसकी वजह मुकामी तौर पर गैस की पैदावार में कमी है और 2015 में पाकिस्तान को गैस दरामद करना पड़ी। पाकिस्तान में इस वक्त दरामदी गैस के 2 टर्मिनल पोर्ट कासिम कराची पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर मुकामी गैस की पैदावार का जायजा लिया जाए तो इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक सन 2017 और 18 में गैस की मुकामी पैदावार 14,58,935 MMCFT थी, जिसमें मुसलसल कमी देखी जा रही है। ये गुज़श्ता माली साल तक 9,62,397 MMCFT तक गिर चुकी है। मकामी पैदावार में कमी की वजह से गैस दरामद की जा रही है, जो इस वक्त मुल्की जरूरत का 23% पूरा करती है। पाकिस्तान में यूमिया 4 अरब क्यूबिक फीट गैस की जरूरत है, जिसमें से 2 अरब 80 करोड़ क्यूबिक फीट मकामी ज़राए से पैदा होती है और 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट दरामद की जाती है। गैस के हालिया बुरान की बड़ी वजह गैस की आलमी कीमतें भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दरामदी गैस के कुछ टेंडर मंसूख करना पड़े। हुकूमत गैस सप्लाई ना करके पॉलिटिकल बैकलैश ले रही है और बजाय इसके कि वो LNG की जो इंपोर्ट्स है उसको बेहतर मैनेज कर लेती तो इसको इनको फ़ायदा हो सकता था, वो इन्होंने काम नहीं किया। फिर कुछ इन्होंने इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स लेने थे जहाँ से इनकी गैस की जो लीकेजेस थी, जो चोरी थी, जो मिस यूज़ ऑफ द गैस हो रहा है उसको ख़त्म करना था, वो भी ये कर नहीं सके। माहिरीन तवानाई कहते हैं कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान को यूमिया 40 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की कमी का सामना करना पड़ेगा, जो गैस की बहुत ज्यादा कमी की अलामत है। सोले अब्बासी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। सियालकोट से खबर शामिल करें, जहां पे 13 साल की बच्ची के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान इलियास मकतूला का पड़ोसी और 3 बच्चों का बाप है। DPO उमर सईद मलिक के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें तश्कील दी गई थी। रात भर 300 घरों की तलाशी ली गई। पुलिस ने पेशावराना महारत के जरिए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी किया। वाक़े का वज़ीर आज़म पंजाब ने नोटिस लिया था।
پاکستانی نژاد امریکی شہری وجیہہ سواتی اغوا اور قتل کیس کی سماعت۔ پولیس کی استدعا پر عدالت نے مرکزی ملزم سمیت تینوں ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی۔ تھانہ سول لائنز پولیس نے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر سخت سیکیورٹی میں سول جج طارق خان کی عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان سے ابھی آلائے قتل لاش لکی مروت منتقل کرنے والی گاڑی برآمد کرنی ہے، لہٰذا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے، جس پر عدالت نے ملزمان رضوان حبیب، والد حریت اللہ اور ملازم سلطان خان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی۔ بعد ازاں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مقتولہ وجیہہ سواتی کی وکیل شبنم ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ رضوان حبیب وجیہہ سواتی کے قتل کا اعتراف کر چکا ہے اور قتل کے بارے میں مزید انکشاف بھی کر چکا ہے۔ کوئٹہ میں ایئرپورٹ تھانے کے حوالات میں ملزم جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ واقعے کے بعد SHO سمیت 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے حوالات میں موجود کمبل اور بستروں میں آگ لگائی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ نسلہ ٹاور کیس میں کراچی پولیس نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آفس پر چھاپہ مارا ہے۔ SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم نے کارروائی کی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سولت جعفری سے۔ جی سولت، دفتر پر پہنچ گئی ہے۔ نسلہ ٹاور کیس میں عدالتی احکامات کے بعد مقدمہ درج ہوا تھا۔ تفتیشی حکام کی جانب سے SBCA دفتر پر چھاپہ مارا گیا ہے۔ تفتیشی افسران SBCA عمارت کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ پولیس دیکھتے ہی افسران اور ملازمین خوف کا شکار ہو گئے ہیں۔ SSP انویسٹیگیشن ایسٹ الطاف حسین کی ٹیم میں چھاپہ مارا گیا ہے۔ مقدمے میں ملوث کچھ عناصر کی موجودگی کا پتہ چلا تھا، جس پر جو ہے وہ یہ چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ تفتیشی حکام فیروز آباد SHO سمیت دیگر جو ہے وہ پولیس افسران جو ہے وہ اس چھاپے میں شریک ہوئے ہیں، جبکہ پولیس کی بھاری نفری ہے جس نے SBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اس وقت بھی SSP انویسٹیگیشن ایسٹ جو ہے وہ SBCA کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور لوگوں سے جو ان کا عملہ ہے SBCA کا، ان سے جو ہے وہ پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ جی دولت ساتھ ہی رہے گا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور کیس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آفس پر SSP انویسٹیگیشن پولیس نے چھاپہ مارا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے خاور حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خاور، یہ بتائیے گا کون کون سے ریکارڈز ہیں اور کیا ہونے والا ہے؟ روز یہ سپریم کورٹ کے احکامات پر FIR درج کی گئی تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف، اور جو اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ پولیس فوری طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہنچی تھی اور انہوں نے ڈائریکٹر ایڈمن سے ملاقات کی تھی، ریکارڈ طلب کیا تھا۔ آج پھر ایک دفعہ پولیس بھاری نفری کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر میں پہنچی ہے، اور یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق سمرو سے ملاقات کی ہے۔ ان سے جو گزشتہ روز ریکارڈ کا تقاضا کیا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے، جو نسلہ ٹاور کی منظوری کے حوالے سے ڈاکومنٹ تھی، وہ طلب کی گئی تھی۔ آج اس کے لیے دوبارہ یہاں پر آئے ہیں۔ فرحان کیسر جو ڈائریکٹر ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، ان کے کمرے میں بھی گئی ہے پولیس، اور ان سے بھی ریکارڈ طلب کیا ہے۔ یہ اس حوالے سے جو جن افسران کے نام سامنے آ رہے تھے، ان میں منظور قادر کاکا ہیں جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 2013 میں، جو ملک سے فرار ہو گئے ہیں اور اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں، جبکہ ڈائریکٹر نثار احمد تھے۔ نسلہ ٹاور کیس میں کراچی پولیس نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آفس پر چھاپہ مارا ہے۔ SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم نے کارروائی کی ہے۔ تفصیلات بتا رہے تھے ہمارے نمائندے سولت جعفری اور خاور حسین، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اپڈیٹ شامل کر آپ کو بتائیں، سینٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ۔ سینیٹر شہزاد وسیم کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان شور شرابہ کر رہے ہیں۔ آپ نشستوں پر بیٹھ جائیں، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ایسا کہا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں کہ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ جاری ہے۔ سینیٹر شہزاد وسیم کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان شور شرابے کر رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اور بڑا ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جناب IMF اور اسٹیٹ بینک اور یہ وہ، سر پہلی مرتبہ سر یعقوب، مجھے یاد ہے سر محمد یعقوب صاحب آئے تھے IMF سے، 6 سال ان کی حکومتیں میں گزارے۔ IMF کی یہ بات کرتے ہیں سر، پاکستان کے IMF کی 61 سال کی تاریخ ہے، 21 مرتبہ یہ جا چکے ہیں IMF میں، 22ویں مرتبہ اور پہلی مرتبہ PTI IMF پروگرام کے پاس گئی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، اس میں بھی ان کا ریکارڈ کا جواب نہیں۔ سب سے زیادہ 10 مرتبہ
پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ IMF پروگرام لے چکے ہیں 10 مرتبہ, اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سب سے بڑے بیل آؤٹ پیکیجز بھی یہ لیتے رہے ہیں. کرتے کیا تھے سر؟ IMF پروگرام ہمیں اکانومی سکھاتے ہیں, IMF پروگرام صرف لینڈنگ کے لیے نہیں ہوتا, اس کے ساتھ وہ کہتا ہے اسٹرکچرل ریفارمز بھی کریں. تو جو اتنے عرصے کے لیے آپ جو اتنے بڑے بڑے قرضے 10 مرتبہ تو صرف آپ گئے ہیں, 4 مرتبہ PMLN گئی ہے, تو وہ جو قرضے رہتے رہے تو وہ کہاں آپ کے للے تلولوں میں خرچ ہوتے رہے؟ کیوں نہیں کی اسٹرکچرل ریفارم؟ اور قرضوں کی بات کرتے ہیں, میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کے لیے وہ 55 ارب روپے کے قرضے ہمارے سر پر ہیں, جس میں سے ہم 29 ارب ابھی دے چکے ہیں, 12 ارب اس سال دے رہے ہیں, اور 12 ارب ہم اگلے سال دینے جا رہے ہیں آپ کے لیے ہوئے قرضے. تو آپ ہم سے یہ والی بات نہ کریں, آپ خاطر جمع رکھیں, الیکشن کا وقت آنے والا ہے, آپ اپنے قبلے جہاں مرضی کریں, ہمارا قبلہ تو عوام کی طرف ہے. اور بین الاقوامی سامراج کی بھی بات سر ہوئی, کل یہاں پر سر لیڈر آف اپوزیشن, آپ ریکارڈنگ کا لیڈر آف اپوزیشن, انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کہا تکلیف ہو رہی ہے سر, تکلیف ہو رہی ہے سر, مجھے لگ رہا ہے میں کسی ہسپتال کے وارڈ میں کھڑا ہوں سر, کسی ہسپتال کے وارڈ میں کھڑا ہوں. کل یہاں پر کھڑے ہو کر لیڈر آف اپوزیشن نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے اس وقت ہماری لیڈرشپ نے اس وقت اپنے بین الاقوامی دوستوں سے بات چیت کی اور واپس آنے کا راستہ ہموار ہوا. یہ انہوں نے کل یہاں پر ہاؤس میں کہا. تو بین الاقوامی سامراج آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کے لیڈر سی وی لے کر اگر امریکہ میں بینچ پر بیٹھے ہیں, ان کی تصویریں فرنٹ پیج پر چھپے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ بین الاقوامی سامراج کیا ہوتا ہے؟ ہم تو پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کی سوورینٹی کے لیے, پاکستان کے وقار کے لیے, پاکستان کا وزیر اعظم عوام کی طاقت کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. تھینک یو سر. کالنگ اٹینشن نوٹس آف سینیٹر مشتاق صاحب. جی سر, آرڈر. چیئرمین صادق سجنانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے. سینیٹر شہزاد وسیم کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا, جبکہ چیئرمین سینیٹ صادق سجنانی نے اپوزیشن ارکان کی ڈانٹ بھی پلائی اور ان کے کہا کہ آپ احتجاج ضرور کریں لیکن اپنی نشستوں پر بیٹھ کر احتجاج کریں. ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برفباری کے بعد سردی کا راج مستقل ہو گیا ہے. سوات, کالم, مالم جبہ میں سیاحوں کی موجیں ہو گئی. آزاد کشمیر, شمالی بلوچستان اور گلگت بلتستان کے بلند پہاڑوں پر برف چھا گئی ہے. کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. جنت نظیر خطہ آزاد کشمیر میں برف باری اور بارش کے بعد درجہ حرارت بدستور منفی میں ہی ہے. وادی نیم, لیپا, شاردا, ضلع باغ اور لاکوٹ میں سردی کی شدت مزید بڑھ گئی. گلگت بلتستان میں برف باری کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا. داریل, تانگیر, گوجال, بابوسر اور دیگر بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم یکبستہ ہو گیا. مری میں سیاحوں کی گاڑیوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی. ملکہ کوہسار مری میں برف باری کے بعد سیاحوں کا رش بڑھ گیا. جھیکا گلی روڈ, کاٹ روڈ, بینک روڈ, شوالا روڈ, لوور ٹو پہاڑ روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری نے سردی بڑھا دی. بھوربن, مری, ایوبیا, نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری رہا. سوات کے سیاحی مقامات مالم جبہ اور کالام کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. لوور دیر کے پہاڑوں پر برف باری سے درجہ حرارت منفی ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید سرد رہے گا. گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے. پنجاب, خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند چھائی رہے گی. صوبہ بلوچستان کی تحصیل کلات اور گردونواں میں یخ بستہ ہوائیں چلنے لگی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق کلات کا درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. سرد ہواؤں کی وجہ سے ندی نالوں کا پانی بھی جم گیا ہے. لاہور میں سردی کی شدت برقرار ہے. شہر کی مجموعی فضائی آلودگی میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے. شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے کو آج بھی مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے. پنجاب میں سردی اور دھند کے ڈیرے. لاہور کا درجہ حرارت 4.9 تک گر گیا. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر رہا.
फजाई आलूदगी के बाइस सांस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के MS ने शहरी को मजीद एहतियात का मशवरा दे दिया। तमाम शहरियों से इल्तमास है कि वो अपने घरों में रहें और गैर ज़रूरी तौर पे बिल्कुल भी अपने घर से ना निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो ये मास्क लगा के और अपने आप को कवर करके अच्छी तरह से निकलें, वरना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। अस्पताल पहले ही ओवर बर्डन है, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगता कि हार्ट प्रॉब्लम है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो PIC में भी आते हैं भागे हुए। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को आज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखा गया। दूसरी तरफ मौसम बेहतर हुआ तो शहरियों का मूड भी बेहतर हो गया। अल्लाह का शुक्र है जी, बड़े माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मौसम है, उसकी ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है, हम लोग इस काबिल नहीं हैं। दिन के हुक्म में शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगले 24 घंटों तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। शदीद धुंध की वजह से रेलवे का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें 3 से 6 घंटे ताखीर का शिकार हैं। एक मरतबा आपको फिर बताएंगे। शदीद धुंध की वजह से रेलवे का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो गया है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें 3 से 6 घंटे ताखीर का शिकार हैं। जी हाँ, शदीद धुंध की वजह से रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शेड्यूल बुरी तरह मुतासर भी हुआ। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें 3 से 6 घंटे ताखीर का शिकार हैं। दीगर ट्रेनों की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, मजमूई सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए धुंध की वजह से पाकिस्तान रेलवे का शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर है। आज भी कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें जो हैं 6 घंटे जो है अपने मुकर्रर वक्त से लेट हैं। अगर इन ट्रेनों के वाले से बताऊं तो शाह हुसैन जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 6 घंटे 40 मिनट यानी कि कहा जा सकता है कि तकरीबन पौने 7 घंटे जो अपने मुकर्रर वक्त से लेट है। इसी तरह पेशावर के दरमियान चलने वाली अवाम एक्सप्रेस जो वो 5 घंटे लेट है। इसी तरह फैसलाबाद से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे लेट है। तकरीबन कहा जा सकता है कि जितनी भी रेलवे की ट्रेनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो अपने मुकर्रर वक्त से लेट है। मगर यहाँ पर जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ ज़्यादा ख़राब है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सुबह जो है 7:15 बजे अवाम एक्सप्रेस पर जाना था, अवामी एक्सप्रेस पर, और अभी तक वो यहाँ पर नहीं आई। इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे, कौन सी ट्रेन पर जाना था जो अभी तक नहीं आई? सर, मैंने 7:15 बजे अवामी एक्सप्रेस पे जाना था, पेशावर CA में पहुंचना था 4 बजे, ताकि मैं वहां पे अपने मरीज़ को साथ मिल सकूं। मेरे साथ लेडीज़ सवारियां थी, लिहाजा जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो बोलता है कि भाई लेट है, अभी तक वो नहीं आई। अब जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मज़ीद रात हो जाएगा, लेडीज़ की भी मेरा वहाँ पे कोई रैश नहीं होगा, तो मैंने टिकट कैंसिल करने का कहा। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है जी, आपने जाना। इनका कहना है कि सुबह जो है 7:15 बजे जो ट्रेन जानी थी इनकी और वो अभी तक नहीं आई, तो उसके वाले से जब इन्होंने मुसाफिर परेशान है। शदीद धुंध की वजह से रेलवे का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है। लाहौर से वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के किस केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? DHO इस्लामाबाद के मुताबिक शहर में वबा के फैलने का खदशा है। इसी पर बात करते हैं साकिब सैयद से। साकिब, ओमिक्रॉन केसेस की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर में ओमिक्रॉन जो 5वां लहर है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज के दिन जो है 21 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। 2 दिन पहले 17 केसेस थे। जैसे कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 89 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है ऐसा वायरस है जो A121 से आगे जाके अभी सारे महफिल को लग जाता है। काफ़ी तेज़ी से ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हमारी अभी कुछ ही देर पहले DHO इस्लामाबाद से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है इस्लामाबाद में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। दूसरा शहर है पाकिस्तान का जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं ओमिक्रॉन के। ये भी बताया जा रहा है कि इंतज़ामात हमारे पूरे अस्पतालों में, क्योंकि इससे पहले भी जो केसेस हुए हैं कोरोना के, उसके मुताबिक हमारे इंतज़ामात जो है वो पूरे थे, जिसकी वजह से फ़िलहाल तो हम यहाँ पर रेडी हैं। दूसरी जानिब उन लोगों ने जो DHO उसने ये बताया है कि वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी लाजिम हो गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन करने से जो है वो शरह अमवात है उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। ओमिक्रॉन के केसेस में मज़ीद इजाफा हो रहा है। साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जबकि फ्रांस में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,80,000 से ज़ायद अफराद मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो गए, जबकि 242 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। कोरोना वायरस की ताज़ा लहर के बाद फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से मुल्क में नई पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान है। इंग्लैंड में कोरोना से मुतासरीन का नया रिकॉर्ड बन गया है। एक रोज में 1,29,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसके बाद बरतानिया में जनवरी से नई पाबंदियां लगाई जाने का इम्कान है।
किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल 2021 के शुरा को पाकिस्तानी ऊँटों का रक्स भा गया। सऊदी अरब के छठे ऊँट मेले में पाकिस्तानी ऊँटों के रक्स ने अरबों के दिल मोह लिए। मेले के इंचार्ज मशल अल मसीनी का कहना था कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 3000 सयाहों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में सयाह और शायकीन को आगाही फराहम की जा रही है कि पाकिस्तान में ऊँटों से किस तरह काम लिया जाता है। मेले के शुरा पाकिस्तानी ऊँटों का रक्स देखकर खूब महसूस हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।